चलिए देखते हैं सीडीपी टेस्ट सीरीज के भाग 2 का पहला प्रश्न जो है हमारे प्रश्न संख्या 101। बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही है पूछ रहा है। ऑप्शन है विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है बोल रहा है, मतलब ये हो गया गलत, क्योंकि विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित होता है। एक क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्र के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी हो जाएगा गलत। विकास पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है, गलत। हम विकास को सटीक रूप से नहीं माप सकते, ना ही ये संख्यात्मक है। तो इस प्रकार से दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन है गलत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है, और जो विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है उसको बोलते हैं प्रॉक्सोमोडिस्टल डेवलपमेंट, उसको बोलते हैं प्रॉक्सोमोडिस्टल डेवलपमेंट। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए जिसमें संकल्पनों का प्रगतीकरण जटिलता से सरलता की ओर हो, ये हो जाएगा गलत ऑप्शन। जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे, ये हो जाएगा गलत। जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे, ये हो जाएगा सही। जो विद्यार्थी के बीच प्रतिद्वंदता की संस्कृति को पैदा करे, ये हो जाएगा गलत। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन 3, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। 103 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन प्याजे की संज्ञानात्मक अवस्था के समनुरूप है? ऑप्शन है जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल, 7 से 11 साल, 11 से ऊपर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, 7 से 11 साल। 7 से 11 साल के बच्चे जो होते हैं वो संज्ञानात्मक अवस्था में आते हैं। 104 प्रश्न है, भाषा एवं विचार पर वागोत्स्की क्या सुझाते हैं? भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है, भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है, संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। 105 प्रश्न है, शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? ऑप्शन है केवल व्यावसायिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अलगाववादी शिक्षा, सम्मिलित एकीकृत शिक्षा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा उसे कहते हैं जिस हमारे विद्यालय में एक सामान्य बच्चा रहता है और विशेष योग्यता वाले बच्चे को एक साथ हम जब अध्यापन कराते हैं तो ये कहलाता है समावेशी शिक्षा। प्रश्न 106 है, बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। प्रवीणता अभिमुखी अधिगम वह अधिगम जो समझने पर जोर दे, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए? ऑप्शन है प्रदर्शन अभिमुखी, स्पर्धात्मक एवं व्यक्तिपरक, अध्यापक प्रधान, सहकारात्मक एवं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, सहकारात्मक एवं सहयोगात्मक। 107 प्रश्न है, निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? बिंदु इस प्रकार से हैं, अभिप्रेरणा, सामाजिक संदर्भ, संवेग, शिक्षा शास्त्रीय उपागम। ऑप्शन है 1 में 1 2 4, 2 में 1 3 4, 3 में 2 3, 4 में 1 2 3 4, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। ये जो 4 बिंदु दिए हैं, अभिप्रेरणा, सामाजिक संदर्भ, संवेग, शिक्षा शास्त्रीय उपागम, ये सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं। चारों के चारों बिंदु अधिगम को प्रभावित करते हैं, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है? ऑप्शन है संवेगात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, शारीरिक क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, संज्ञानात्मक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, हाइंस की द्विधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया? ऑप्शन है नैतिक विकास, सामाजिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, व्यक्तिगत विकास। तो लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास को प्रतिपादित किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, नैतिक विकास। 110वां प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, गलत हो जाएगा। योगात्मक परीक्षा पर
बल दिया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्रों के शिक्षण को दिशा देते हैं, तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा गलत, क्योंकि हम अपने विद्यालय में बच्चों को दंड और पुरस्कार दोनों नहीं दे सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? ऑप्शन है मुख्य रूप से रटने के कौशल का परीक्षण करना, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी गलत है। सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, ये ऑप्शन सही हो सकता है। चलिए देखते हैं चौथा ऑप्शन को, फिर हमें पता चलेगा उत्तर क्या है। विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना, तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा गलत। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन 3, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, ये बोलता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। चलिए 112वां प्रश्न देखते हैं, जो कह रहा है, अभी कथन ए है, शिक्षकों को सभी बच्चों के लिए सार्थक शिक्षा की सुविधा के लिए विविध शिक्षण के अवसर प्रदान करने चाहिए। कारण है, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, तो ये कथन, दोनों कथन जो है सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो इधर नीचे देखने की जरूरत ही नहीं है। 113वां प्रश्न है, कथन ए, शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। यहाँ पर भी जो दोनों कथन दिए गए हैं ये सही हैं, और कारण आर कथन ए का सही व्याख्या कर रहा है, तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। देखिए, बच्चों के पूर्ण रूप से शैक्षणिक विकास के लिए उनके सामाजिक और संवेगात्मक अवस्थाओं पर ध्यान दिया जाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और ये कारण बोल रहा है कि संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। इस कारण से दोनों ऑप्शन सही हैं, कथन और कारण, तो उत्तर एक, तो ऑप्शन एक इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीखने की गति खाली स्थान है, पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर, पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर, तो इसका सही उत्तर है व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र, तो ये भी ऑप्शन इसको हो जाएगा गलत। तो इसका पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है व्यक्तिगत, क्योंकि पहले में बोल रहा है व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर करता है, नहीं, यहाँ पर सिर्फ पर्यावरण को जिम्मेदार माना जा रहा है विकास के लिए, तो ये भी नहीं होता है। और यहाँ पर व्यक्तिगत और पर्यावरण कारक को दोनों से स्वतंत्र मान रहा है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की परस्पर क्रिया पर निर्भर करता है विकास। 115वां प्रश्न है, यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है? ऑप्शन है न केवल आनुवंशिकता और वातावरण से, केवल वातावरण से, न तो आनुवंशिकता से और न ही वातावरण से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, केवल वातावरण से। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर क्यों होगा? यहाँ पर बोल रहा है कि यह माना जाता है कि बच्चों का आचरण प्रबलीकरण और दंडों के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। मान के चल रहा है कि इन दोनों के माध्यम से भी आचरण को, अवधारणा को बदला जा सकता है। तो अब ये पूछ रहा है कि ये जो अवधारणा है ये किस पर आधारित है या किससे प्रभावित है? तो ये जो है दोनों प्रबलीकरण और दंड वातावरण में दिया जाता है बच्चे को, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल वातावरण से, इसमें आनुवंशिकता का कोई लेना देना नहीं है। 116वां प्रश्न है, भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, भाषा चिंतन का निर्धारण करती है, भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया हैं, भाषा और चिंतन दोनों आंतरिक प्रवृत्तियां हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न है, जेंडर एक खाली स्थान अवधारणा है। ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, जैविक, सामाजिक, शारीरिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, सामाजिक। जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है।
118वां प्रश्न है, एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को खाली स्थान बनाता है। ऑप्शन है सक्रिय अन्वेषक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 सक्रिय अन्वेषक। वही दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, सक्रिय अनुयायी ये हो जाएगा गलत, निष्क्रिय अनुयायी ये हो जाएगा गलत, निष्क्रिय अन्वेषक ये भी ऑप्शन हो जाएगा गलत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1। 119वां प्रश्न है, कथन ए, कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। कारण है, अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। देखिए बोल रहा है कि कुम्हार घर का जो बच्चा होता है वो संख्या संरक्षण सीखने से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख जाता है। अब वो द्रव्यमान संरक्षण क्यों सीखता है? क्योंकि उसके घर में मिट्टी से मटका बनाया जाता है, तो मिट्टी से कितना बड़ा मटका बनाना है वो मिट्टी के भार के हिसाब से साइज को उसका डिसाइड होता है। तो बच्चा अपने घर वाले को देखकर ये द्रव्यमान संरक्षण सीख जाता है, भले ही वो संख्या नहीं सीखा रहता है। और वही कारण बोल रहा है कि अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो यहाँ पर बच्चा अपने परिवार में द्रव्यमान संरक्षण सीख रहा है और ये परिवार जो है सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आता है। तो इस कारण से यहाँ पर जो तर्क या कारण आर दिया है वो भी सही होता है और ऑप्शन 1 जो है वो भी सही है, क्योंकि बच्चा अपने परिवार में द्रव्यमान संरक्षण सीख गया है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी के बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है। रोहिणी एक प्रतियोगात्मक अधिगम करता है, स्वप्रेरित अधिगम करता है, प्रदर्शन अभिमुखी अधिगम करता है, बाह्य प्रेरित अधिगम करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 स्वप्रेरित अधिगम अभिकर्ता है। यहाँ पर बोल रहा है कि रोहिणी बिना किसी के बढ़ावा दिए पुस्तक पढ़ना पसंद करती है, पुस्तक पढ़ना शुरू कर दी है, तो वो खुद से रुचि लेकर पढ़ना शुरू की है। तो जिस काम को करने के लिए बच्चे की रुचि होती है तो वो होता है आंतरिक प्रेरणा। तो यहाँ बस सही उत्तर हो जाएगा स्वप्रेरित होकर बच्ची जो है अपने आंतरिक प्रेरणा से पढ़ना शुरू की है, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन 2 स्वप्रेरित अधिगम करता। 121वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता? ऑप्शन है रटना, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। रटना जो है पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मान लो एक पुस्तक है, इसमें जो पैराग्राफ दिया है बच्चा इसको लाइन टू लाइन याद कर लेता है और अपने पूर्व ज्ञान से इससे कोई संबंध नहीं जोड़ लेता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रटना। वही विचारावेश, स्कीमा सक्रियता, संकल्पना, मानचित्रण, इस सभी में उनका पूर्व ज्ञान का उपयोग होता है, इसलिए तीनों ऑप्शन हो जाएंगे गलत और इसका सही उत्तर है 1 रटना। 122वां प्रश्न है, विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए। विकास एक दिशी और एक आयामी होता है, यह है गलत ऑप्शन। विकास परिवर्तनीय है, विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से योजनाबद्ध है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि विकास पर्यावरण पर भी डिपेंड करता है। सभी व्यक्ति एक ही आयु और एक ही गति से विकास के पड़ावों को प्राप्त करते हैं, तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा गलत, क्योंकि हर व्यक्ति की विकास की गति जो है वो अलग अलग होती है। तो इस प्रकार से इसमें सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन 2, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 विकास परिवर्तनीय है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है, उसकी समस्या समाधान की यह विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है संवेदगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे जो हैं मूर्त वस्तुओं से क्रिया करते हैं, यानी कि भौतिक वस्तुओं से क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है कि बच्चा जो है मूर्त वस्तुओं से समस्या का समाधान कर रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 124वां प्रश्न है, कक्षा में सकारात्मक अधिगम माहौल निर्मित करने के लिए निम्न में से क्या मददगार रहेगा? सभी विद्यार्थियों को सहभागिता के समान अवसर देना, ये ऑप्शन सही हो सकता है। योग्यता आधारित अटल समूह बनाना, ये ऑप्शन है गलत।
कक्षा में केवल उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों पर ध्यान देना, ये भी गलत ऑप्शन है। विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से उच्च अंक प्राप्त करने के लिए उत्तेजित करना, तो ये ऑप्शन भी है गलत। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन 1, सभी विद्यार्थियों को सहभागिता के समान अवसर देना। ये हमारे सकारात्मक माहौल निर्मित करने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सभी विद्यार्थियों को समान अवसर उपलब्ध कराया जाए किसी भी क्रियाकलाप में पार्टिसिपेट करने के लिए। 125वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानदंड निर्देशित आकलन है? ऑप्शन है अधिगम के निम्नतम स्तर को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण, परसेंटाइल को आकलन आधार मानने वाला परीक्षण, जेड स्कोर को आकलन आधार मानने वाला परीक्षण, वह परीक्षण जो विद्यार्थियों को क्रम प्रदान करे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, अधिगम के निम्नतर स्तर को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण। 126वां प्रश्न है, किसी चीज के विषय में नूतन तथा असाधारण रूप से सोचना और समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है? ऑप्शन है आवेगशीलता, परिवर्तनता, अतिक्रियाशीलता, सृजनात्मकता। तो इसका सही उत्तर है सृजनात्मकता। जब हम किसी समस्या को समाधान के लिए अनोखे समाधान खोजते हैं या नए विचार हमारे मन में आता है किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए, और ऐसे विचार जो नया हो, असाधारण हो, तो ये सब जो है सृजनात्मकता के लक्षण है। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, सृजनात्मकता। 127वां प्रश्न है, किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना क्या कहलाता है? ऑप्शन है अनुरूपता, निगमन परीक्षण, स्मृति सहायक विधियां, साधन लक्ष्य विश्लेषण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, अनुरूपता। 128वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तकनीक अध्ययन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी? ऑप्शन है जानकारी को प्रस्तुत करने के विविध तरीके अपनाकर, ये तो बढ़ाएगा भाई, यहाँ पर पूछ रहा है नहीं बढ़ाएगी, तो हो जाएगा गलत। मतों को अभिव्यक्त करने के विविध विकल्प देकर, ये भी बढ़ाएगा, तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा गलत। अधिगम के आकलन हेतु विविध तरीके लगाकर, ये भी बढ़ाएगा, तो ये भी हो जाएगा गलत। बच्चों को विविध तरीके से नामीकरण करके, तो ये क्रिया हमको नहीं करना है। बच्चों को किसी प्रकार का नाम नहीं देना है, जैसे कि बोलते हैं ना कि गधा, मूर्ख, इस प्रकार से हमें बच्चों को नामीकरण, उनको नामकरण नहीं करना है। इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा सही। 128 का सही उत्तर है ऑप्शन 4, बच्चों को विविध तरीके से नामीकरण करके, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है गुणवत्ता नहीं बढ़ाएगी। तो अगर बच्चे को हम नामीकरण कर रहे हैं गधा, मूर्ख, बेवकूफ़, तो उसके अधिगम को, अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया को नहीं बढ़ाएगा, किसी भी प्रकार से उसमें सुधार नहीं करेगा। इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन 4। 129वां प्रश्न है, बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत खाली स्थान आते हैं केवल गुणात्मक परिवर्तन, गलत, केवल मात्रात्मक परिवर्तन, ये भी गलत, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन 3, न ही गुणात्मक और न ही मात्रात्मक परिवर्तन, ये भी ऑप्शन हो जाएगा गलत। तो 129 का सही उत्तर है ऑप्शन 3, बच्चों में विकास के अंतर्गत आता है गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन। विकास का मतलब ही होता है गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन। 130वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उप अवस्था लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है अनुदेशन उद्देश्य एवं आदान प्रदान, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, अनुबंधन नैतिकता एवं अधिकार व कानून, सामाजिक सरोकार और आत्मबोध। तो 130 का सही उत्तर है ऑप्शन 4, सामाजिक सरोकार और आत्मबोध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो है हावर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है? ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, अंतःवैयक्तिक बुद्धि। 132वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है? सिर्फ साल के अंत में परीक्षा, ये हो जाएगा गलत। बच्चों के संप्रत्यय बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण, ये हो जाएगा सही। मानकीकृत परीक्षण, ये हो जाएगा गलत। केवल प्रत्यस्मरण पर आधारित प्रश्नोत्तरी, ये भी हो जाएगा गलत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, अधिगम के लिए आकलन जो है वो बच्चों के संप्रत्यय बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण से होता है।
इसमें हम बच्चे का पोर्टफोलियो बनाते हैं और साल भर में बच्चे जो गतिविधि करते हैं उसको उसमें जमा करते जाते हैं। प्रश्न 133 है, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त है? बिंदु इस प्रकार से हैं, बड़े प्रिंट में छपी पुस्तकें, तो ये सही हो जाएगा। त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट, ये भी सही हो जाएगा। छोटे प्रिंट वाले कार्यपत्रक, ये हो जाएगा गलत। सॉफ्टवेयर जो मूल पाठ को वाक में परिवर्तित करते हैं, ये भी सही हो जाएगा। तो अब देखिए हमारा बिंदु 3 गलत है, तो जिसमें बिंदु 3 होगा वो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर बिंदु 3 है तो ये हो गया गलत, यहाँ पर बिंदु 3 है तो ये भी हो गया गलत, और यहाँ पर भी बिंदु 3 है मतलब ये भी हो गया गलत। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन 2। इस प्रकार से दोस्तों, अगर आपको जो बिंदु दिए हैं उसमें से कोई एक बिंदु पता चलता है कि सही है या गलत है, उसके आधार पर आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं, जिस प्रकार से अभी हम इस प्रश्न के लिए पहुंचे हैं। तो आप परीक्षा हाल में हैं, परीक्षा के लिए परीक्षा दिला रहे हैं, तो इस विधि का अधिकतम से अधिकतम उपयोग करिए ताकि आप अपना समय बचा सकें। 134वां प्रश्न है, समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है? ऑप्शन है प्रक्रियात्मक स्थिरता, अनुक्रिया समुच्चय, अनुरूपक चिंतन, साधन लक्ष्य विश्लेषण। तो इसका सही उत्तर है अनुक्रिया, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 अनुक्रिया समुच्चय। 135 प्रश्न है, किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऑप्शन है अवधान, प्रत्यास्मरण, रटना, आत्मबोध। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 आत्मबोध। चूंकि यहाँ पर विद्यार्थी सारे काम जैसे कि योजना बनाना, जांचना, मूल्यांकन करना और अपने अधिगम में परिवर्तन करना स्वयं कर रहा है, तो स्वयं कर रहा है, वो अपना आत्मावलोकन कर रहा है, इसलिए ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है आत्मबोध। 136वां प्रश्न है, अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया और प्रतिशोध में रश्मि ने अनीता का भोजन खा लिया। अब एक बच्ची अनीता है, वो रश्मि का कलम ले ली और रश्मि हो गई गुस्सा, तो उसने अनीता का भोजन खा लिया। पूजा यह सब देख रही थी। अब पूजा नाम की बच्ची इसको देख रही है, किंतु किंतु उसने अध्यापिका को सूचित नहीं किया, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला ले लिया था। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार पूजा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था पे है? ऑप्शन है अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का उन्मुखीकरण, दंड और आज्ञा पालन उन्मुखीकरण, यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण। प्रश्न 137 है, बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है हावर्ड गार्नर, रॉबर्ट स्टेनबर्ग, अल्फ्रेड बीन, बीएफ स्किनर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 हावर्ड गार्नर। हावर्ड गार्नर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 138वां प्रश्न है, आकलन का उद्देश्य क्या है? बच्चों को भय युक्त परिवेश में अध्यापन करने के लिए प्रेरित करना। तो ये हो जाएगा गलत ऑप्शन, क्योंकि हमारा शिक्षा शास्त्र बोलता है कि बच्चे को भय मुक्त वातावरण में क्या करना है? अध्यापन कराना है। भय मुक्त, यहाँ ऑप्शन बोल रहा है भय युक्त, तो ये हो गया गलत। बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले, प्रखर एवं समस्यात्मक रूप से चिन्हित करना, ये भी ऑप्शन हो जाएगा गलत। हमें किसी भी बच्चे को ना तो धीमी गति से सीखने वाला या प्रखर रूप से चिन्हित करना है, ना ही उन्हें गधा मूर्ख बेवकूफ करके नामकरण करना है। अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना, ये ऑप्शन सही है। कक्षा में प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना, ये भी ऑप्शन हो जाएगा गलत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक देना। 139वां प्रश्न है, एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप कक्षा के अधिगम निःशक्तता वाले बच्चों की सहायता के लिए आकलन की कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन है अधिक से अधिक लेखन कार्य वाले परीक्षण पत्र बनाएंगे, ये हो जाएगा गलत। प्रदत्त कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए लिखावट को एक मानदंड मानेंगे, ये भी ऑप्शन हो जाएगा गलत। प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में वर्तनी को महत्व नहीं देंगे, ये उत्तर हो जाएगा सही, मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा सही। लेखन कार्य का समय घटा देंगे, ये भी हो जाएगा गलत।
अब देखते हैं ये सारे ऑप्शन गलत क्यों हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि निःशक्त बच्चे हैं, अधिगम निःशक्त हैं। तो अगर आप अधिगम निःशक्त बच्चे हैं, उनको लेखन का कार्य देंगे, उसी के माध्यम से उनका परीक्षण करेंगे, तो वो उसको पास ना कर सके। वही अगर आप उसका लिखावट को मानदंड मानेंगे, तो बच्चे का लिखावट जो है निःशक्त है, अधिगम निःशक्त है, तो उसका लिखावट सही नहीं रहेगा, या क्या हो सकता है, अनेक प्रकार की उसमें गलतियां रहेगा। और अगर आप निःशक्त बच्चे के लिए मूल्यांकन के समय को घटा दे रहे हैं, तब तो और कार्य नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे ऑप्शन हो गए गलत, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में वर्तनी को महत्व नहीं देंगे। 140 प्रश्न है, मीरा विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है, वह इस कार्य से प्रेम करती है और यह उसे संतुष्टि देता है। यह कार्य दर्शाता है बाह्य प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा, अभावजन्य आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, आंतरिक प्रेरणा। यहाँ मीरा को गिटार बजाना पसंद है, वो प्रेम करती है गिटार बजाने से, साथ ही साथ यह क्रिया उसको संतुष्टि देती है। तो इसलिए यह बच्ची जो है पूर्ण रूप से आंतरिक प्रेरणा से कार्य कर रही है। 141वां प्रश्न है, कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में कार्टून और कहानियों का उपयोग किया गया है, इससे बच्चों के मन में अनावश्यक भ्रांति उत्पन्न होगी। ये हो जाएगा गलत। बच्चों में सीखने के प्रति बोरियत व अरुचि को बढ़ावा मिलेगा, गलत, जिससे बच्चों का रुचि बढ़ता है। विद्यार्थियों का ध्यान अधिगम और अवधारणा को सीखने से भटक जाएगा, ये भी ऑप्शन हो जाएगा गलत। विषय वस्तु को बच्चों के लिए रोचक और अपने से जुड़े लगने वाली बनाया जा सकता है। तो यही इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, क्योंकि बच्चे चित्र वाले और कार्टून वाले चीज़ों को देखना और सुनना पढ़ना पसंद करते हैं, तो ये उनके लिए रोचक रहेगा, जिनसे उनको लगाव हो जाएगा। तो ये इसका सही उत्तर है, विषय वस्तु को बच्चे के लिए रोचक और अपने से जुड़ी लगने वाली बनाया जा सकता है कार्टून और कहानियों का उपयोग करके। अगला प्रश्न है, बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है? गामक, मनोवैज्ञानिक, संवेदनात्मक और सामाजिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और संवेदनात्मक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेदनात्मक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, बच्चों का जो विकास है वो शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक, इन चारों क्षेत्र में बटा होता है। जहाँ शारीरिक में बच्चे का शारीरिक विकास होता है, संज्ञानात्मक में उसका मानसिक विकास होता है, गामक में उसके शरीर की गतिशीलता, उसके क्रियाकलाप, भौतिक क्रियाकलाप का विकास का अध्ययन किया जाता है। वही सामाजिक विकास जो है वो बच्चा अपने समाज में, विद्यालय में, स्कूल में दोस्तों के साथ जो सामाजिकता सीखता है, ये सामाजिक विकास के अंतर्गत में आता है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, बच्चे का विकास जो है शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक क्षेत्रों में बटा होता है। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कड़ा के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे इनका पालन करें? ऑप्शंस है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, यांत्रिक प्रायोजन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास। अगला प्रश्न है, हावर्ड गार्नर के बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया गया है? ऑप्शंस है, शारीरिक गतिबोधक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, तार्किक गणितीय गणन बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, स्थानिक बुद्धि। 145वां प्रश्न है, राशि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं। शिक्षण अधिगम का यह उपागम बाल केंद्रित है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित है, उपदेशात्मक है, कंठस्थीकरण पर केंद्रित है। तो इसका सही उत्तर है बाल केंद्रित है, ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। क्यों ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा? क्योंकि जो राशि नाम की अध्यापिका है वो कर क्या रही है, बच्चों को अधिक से अधिक
एक ही उत्तर के लिए अधिक से अधिक प्रश्न बनाए, जितना वो बना सकते हैं। जैसे कि प्रश्न कैसे देख सकता है कि ऐसा क्या क्या जोड़ संख्याओं का जोड़ करें जिससे उत्तर जो है 5 आए। तो बच्चे बना सकते हैं 2 धन 3, 4 धन 1। इस प्रकार से एक ही उत्तर के लिए अनेक प्रकार से प्रश्न बनाने के लिए बोली है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बाल केंद्रित। 146वां प्रश्न है, वह छात्र जिन्हें पठन वैकल्य यानी कि डिसलेक्सिया है, उन्हें मुख्यतः किसमें दिक्कत आती है? ऑप्शन है पढ़ने व लिखने में, गतिशीलता में, चित्र बनाने में, सुनने में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 पढ़ने व लिखने में। तो डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने से संबंधित बीमारी है, परेशानी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 पढ़ने व लिखने में। 147वां प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा तथ्य और ज्ञान के कंठस्थीकरण पर आधारित होना चाहिए। यह हो जाएगा गलत। प्रत्येक 3 माह के बाद विद्यार्थियों की विषय वस्तु को बढ़ा देना चाहिए। ये भी है गलत। खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। तो यही है इसका सही उत्तर ऑप्शन 3। अधिगम और शिक्षक को खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन पर आधारित होना चाहिए। परीक्षाओं के लिए सीखने पर केंद्रित होना चाहिए। यह भी ऑप्शन है गलत। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहे। उसे क्या करना चाहिए? उसे कक्षा में प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए और बच्चों में तुलना करनी चाहिए। तो यह काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बच्चों में डर और चिंता पैदा करना चाहिए, ये भी नहीं करना है। भौतिक पुरस्कार देने चाहिए, ये भी गलत ऑप्शन है। बच्चों में जिज्ञासा प्रोत्साहित करनी चाहिए, जी हाँ यही बिल्कुल सही उत्तर है, सही ऑप्शन है। और सीखने के आनंद को अभिप्रेरित करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 बच्चों में जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें सीखने का आनंद लेने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए, यानी कि उनमें जिज्ञासापन को बढ़ाना है। 149वां प्रश्न है, एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन है विकास के सभी आयाम पारस्परिक रूप से संबंधित है, विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है, विकास की प्रकृति सततगामी नहीं है, परिपक्वता और अनुभव दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। 150वां प्रश्न है, कमल स्वयं को तर्क देता है कि यदि तनु उसे एक क्रेयॉन देगी तो वह भी उसे एक क्रेयॉन देगा ताकि उपहारों के लेन देन में समानता हो। कमल लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण पर है? ऑप्शन है यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण, सामाजिक व्यवस्था निर्वहन अभिनवीकरण, सामाजिक समझौता अभिनवीकरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण। 151वां प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांतों पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं? बड़ों को अनुसरण करके, बड़ों द्वारा दी गई व्याख्याओं से ही सीखते हैं, पुरस्कार के लिए प्रयास से सीखते हैं, स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 बच्चे गतिविधियों से सीखते हैं। 152वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है? पोर्टफोलियो समय विशेष के दौरान किए गए कार्यों को संकलित करता है और विकासात्मक परिवर्तनों पर प्रकाश डालते हैं। तो ये इसका सही ऑप्शन है, मतलब पोर्टफोलियो के लिए सही ऑप्शन है। हमारा प्रश्न जो पूछा है वो सही नहीं है, या विशेषता जो सही नहीं है उसके बारे में पूछा है, तो ये सही है, तो ये हो जाएगा गलत। पोर्टफोलियो विद्यार्थियों के अभिकल्प करने, संग्रह करने और मूल्यांकन में संलग्न करते हैं, ये भी सही है, तो हो जाएगा गलत। पोर्टफोलियो विद्यार्थी को स्वयं की अधिगम प्रगति के आकलन में संलग्न करके स्वनियमितता को समुन्नत करते हैं। वही चौथा ऑप्शन है, पोर्टफोलियो में असंबंध परीक्षण और क्विज होते हैं और अधिगम के उत्पाद को सुनिश्चित करते हैं। तो ये ऑप्शन जो है गलत है, यानी कि यही उसका सही उत्तर है। तो 152 प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन 4। बाकी ये जो 3 ऑप्शन है ये
पोर्टफोलियो का सही विशेषता है। और यहाँ पर पूछा है कि जो सही विशेषता नहीं है, तो सही विशेषता ऑप्शन 4 नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर है। 153वां प्रश्न है, अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकता है? शिक्षार्थियों पर सतत रूप से निगाह रखकर प्रत्येक शिक्षार्थी से निपुणता से कम कुछ भी अपेक्षित न करना, शिक्षार्थियों को समस्या के समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाने के अवसर देना, शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही कठिन गतिविधियों का चयन करके उन्हें अनुसरण करने के लिए सख्त निर्देश देना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, प्रत्येक विद्यार्थी से निपुणता से कुछ भी कम अपेक्षित न करना। अगला प्रश्न है, पीटर कहता है मैं असफल हूं क्योंकि मैं मूर्ख हूं, और इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल होऊंगा। यह क्या दर्शाता है? ऑप्शंस है अपसारी चिंतन, स्वतः यथार्थता, उपलब्धि परिपक्वता, सीखी गई निस्सहायता, बेचारगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। यहाँ पर बच्चा बेचारगी प्रस्तुत कर रहा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, सीखी गई निस्सहायता। अगर बच्चा अपने प्रति इस प्रकार से धारणा रखता है कि मैं मूर्ख हूँ, मैं हमेशा असफल होता हूँ, आगे भी असफल होता रहूँगा, तो ये उसके द्वारा सीखी गई, ये सीखा है लोगों को सुन सुन के, अपने अध्यापक से सुन के, तो ये हो जाएगा निस्सहायता या बेचारगी। प्रश्न 55 है, अभिकथन ए, विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण करने में अपनी अपनी स्वाभाविक रुचियों को पोषित करने के लिए अवसर मिलने चाहिए, जैसे कि तरह तरह की वस्तुओं का उपयोग करना, प्रयोग एवं परीक्षण करना, मानस मंथन और चर्चाएं करना। अधिगम की प्रकृति क्रियाशील और सामाजिक है, तो ये ऑप्शन जो है सही है। ये सब उपयोग करने के लिए बच्चे में अधिगम को पोषित करने के लिए, उसकी स्वाभाविक रुचियों को बढ़ाने के लिए सभी अवसर मिलने चाहिए, मतलब ये तो सही है। और यहाँ पर जो कारण दिया है अधिगम की प्रकृति क्रियाशील और सामाजिक है, ये भी सही है, और इस अधिगम प्रक्रिया को क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है ऑप्शन 1 ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 155 का सही उत्तर है 1, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। 156 प्रश्न है, बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस है विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट हैं और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, ये हो जाएगा गलत, क्योंकि एक दूसरे से संबंधित होते हैं विकास के क्षेत्र। बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एक मत है, ये भी गलत है। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है, ये ऑप्शन सही है। सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया है, ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। बच्चा जिस प्रकार के सामाजिक परिवेश से आता है उसी प्रकार से उसका विकास होता है, उसी प्रकार के वो पूर्व ज्ञान लेकर आता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर, परतंत्र नैतिकता स्तर, सहयोगी रूपी नैतिकता स्तर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, पारंपरिक स्तर। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा करनी चाहिए, ये हो जाएगा गलत, किसी बच्चे को उपेक्षा नहीं करना है कक्षा में। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ये भी हो जाएगा गलत, क्योंकि हमारे कक्षा को प्रजातंत्रात्मक होना चाहिए, यानी कि हर बच्चे के व्यक्तिगत भिन्नताओं को महत्व दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, ये है सही ऑप्शन। कक्षा मुख्यतः पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए और सभी नियम शिक्षक निर्धारित होने चाहिए, तो ये गलत है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, विद्यार्थी को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। यही है प्रगतिशील कक्षा की विशेषता। प्रश्न 159 है, विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम शिक्षण के लिए प्रियंका, बैजनीय, पीनाला रंगों के क्रम को स्मरण करने हेतु इस्तेमाल की गई यह योजना क्या कहलाती है? साधन लक्ष्य विश्लेषण, स्मरणोपकारी,
वितरित अभ्यास लक्ष्य निर्देशित योजना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 स्मरणोपकारी। यहाँ पर बच्चे को ये जो नियम है बैजहानी पिनाला, इसको स्मरण कराया जा रहा है, याद कराया जा रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 स्मरणोपकारी। 160वां प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सौरभ निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाता है। विशेषताएं इस प्रकार से है, पुस्तक को पढ़ते समय या तो स्वयं के बहुत नज़दीक या बहुत दूर पकड़ता है, बार बार आंख झपकाता है और एक आंख बंद करता है या उसकी आंखों में लालिमा होती है, चाक बोर्ड पर लिखी विषय वस्तु को गलत पढ़ता है। ये विशेषताएं निम्नलिखित में से किस परिस्थिति की ओर संकेत करती है? ऑप्शंस है प्रमस्तिष्कीय घात, सेरिब्रल पाल्सी, दृष्टिबाधिता, विजुअल इंपेयरमेंट, पठन वैकल्य, डिसलेक्सिया, उच्चारण वैकल्य, डिसअर्थीय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 दृष्टिबाधिता। ये जो सारे लक्षण दिए गए हैं यहाँ पर, पुस्तक पढ़ते समय पुस्तक को नज़दीक ले आना या दूर रखना, बार बार आँख को झपकाना या आँख बंद करना या आँख लाल हो जाना, और बोर्ड में लिखी गई विषय वस्तु को गलत पढ़ना, ये सारे दृष्टि दोष के लक्षण हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 दृष्टिबाधिता। 161वां प्रश्न है, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के बारे में आशंकित और चिंतित रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको लगता है कि बिंदु इस प्रकार से हैं, उच्च स्तर की शैक्षिक आशंका लोगों को अभिप्रेरित और जिम्मेवार रखती है और एक संधारणीय और समृद्ध जीवन के लिए मदद करती है। विद्यार्थी की बढ़ी हुई संशय और बेचैनी से भावनात्मक डर पैदा होता है, जो विद्यार्थी की एकाग्रता, शक्ति और स्मृति क्षमता को प्रभावित करता है। ऑप्शंस हैं, ए गलत है लेकिन बी सही है, ए और बी दोनों गलत हैं, ए सही है लेकिन बी गलत है, ए और बी दोनों सही हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, ए गलत है लेकिन बी सही है। यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है कि बच्चा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के लिए आशंकित रहता है, चिंतित रहता है। हमारा बिंदु ए कह रहा है उच्च स्तर की शैक्षणिक आशंका लोगों को अभिप्रेरित और जिम्मेवार रखती है, तो ये ऑप्शन है गलत, ये जिम्मेदार नहीं रखती है बच्चे को, बल्कि बच्चे को अपने कार्य करने से रोकती है। जिस प्रकार से हम बच्चे को स्कूल में बोलते हैं कि कल टेस्ट होगा, तो जो बच्चा तैयारी नहीं किया रहता है वो टेस्ट के डर से ही स्कूल नहीं आता है, स्कूल नहीं आता है, तो ये हो गया, तो ये उसकी जिम्मेवारी नहीं है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए गलत है। वही विद्यार्थी की बढ़ी हुई संशय और बेचैनी भावात्मक डर पैदा करती है, तो ये बात सही है, बच्चा में डर पैदा कर देता है और इसी डर के कारण वो कार्य को नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न 162वां है, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? निम्न बुद्धि गलत, कम क्षमता ये भी गलत है, उनकी ज्ञान पुनर्निर्माण की अक्षमता ये भी गलत है, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग है ये सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसे कहानी कथन में होता है, स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थानिकीय मानचित्रण करने की क्षमता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? ऑप्शंस हैं, अपनी मातृभूमि में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है, विद्यालय को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, गलत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बोलता है कि बच्चे का शिक्षण जो है वो उसकी मातृभाषा पर होना चाहिए, तो ये ऑप्शन अंग्रेजी वाला को बढ़ावा देना गलत है। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं, ये बोलता है सही है, द्विभाषीय उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है, ये भी ऑप्शन है गलत, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। यहाँ पर बोल रहा है कि मातृभाषा शिक्षित होने में उन्नति का बाधक है, तो ये भी ऑप्शन इसका गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति मातृभाषा पर शिक्षण को बढ़ावा देता है।
तो इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चे संज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? बिंदु है सक्रिय अन्वेषण द्वारा, ये बिंदु सही है। खेल द्वारा, ये भी बिंदु सही है। पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, ये भी बिंदु सही है। सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा, ये बिंदु भी सही है। तो यहाँ पर ये चारों बिंदु सही हैं, तो जिस ऑप्शन में चारों बिंदु होंगे वो सही होगा। और यहाँ पर हमारे आप सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, ये है 1 2 3 और ये 4। तो हमारे ऑप्शन 4 में चारों बिंदु को दिया गया है, इसलिए ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं? ऑप्शंस हैं, अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, बिल्कुल गलत। आपको बच्चे को बिल्कुल भी डराना नहीं है। समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, यह भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमें बच्चे को एक ही तरीके पर फोकस नहीं करना है या कोई भी अटल तरीके सिखाना नहीं है, बल्कि बच्चों को सृजनात्मक बनाना है। उसको एक समस्या को सॉल्व करने के लिए अनेक प्रकार के हल ढूंढने के लिए प्रेरित करना चाहिए। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर, निष्क्रिय रटन पद्धतियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। इसका भी हमें निष्क्रिय रटन पद्धति का उपयोग नहीं करना है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना। 167वां प्रश्न है, निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है? ऑप्शन है, मानवतावादी, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, व्यवहारात्मक। प्रश्न 168 है, विकास का खाली स्थान सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। ऑप्शन है, घुमावदार, विशिष्टता, अधोगामी, शीर्षगामी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, अधोगामी विकास जो है शरीर के केंद्रीय भाग से परिधि की ओर या सिरे की ओर गमन करता है, इसको बोलते हैं अधोगामी विकास, या इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? ऑप्शन है, पारंपरिक चरण, अपरंपरागत चरण, उत्तर पारंपरिक चरण, पूर्व पारंपरिक चरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, अपरंपरागत चरण, जबकि पारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण और पूर्व पारंपरिक चरण लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल है। प्रश्न 170 है, खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन है, जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर भेदभाव, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्थिरता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, जेंडर रूढ़िवादिता। कि लड़का बोल रहा है कि मैं गुड़िया से नहीं खेलूंगा, क्यों? क्योंकि लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। ये पूरी तरीके से हमारे समाज में जो रूढ़िवादिता फैला है कि लड़के ये करते हैं, लड़कियां ये करती हैं, लड़के ये काम नहीं करते और लड़कियां ये काम नहीं करती, इस रूढ़िवादी सोच पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता। प्रश्न 171 है, एक दृष्टिबाधिता वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी? ऑप्शन है, स्पर्शिक ग्लोब, इसको छू सकता है बच्चा, मतलब ये उसके लिए लाभदायक होगा। छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें, अब ये देखिए बच्चा दृष्टिबाधित है तो उसे छोटे अक्षरों की पुस्तकों को देखने में कठिनाई होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये जो है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए लाभदायक नहीं होगी। ऑप्शन 3 में है दृष्ट पठन स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर। ऑप्शन 4, ब्रेल लिपि वाली पुस्तक। ये ऑप्शन बच्चे के लिए लाभदायक है। तो क्वेश्चन पूछा है कौन सा लाभदायक नहीं है, तो सही उत्तर है ऑप्शन 2, छोटे अक्षरों की पुस्तक लाभदायक नहीं होगी। 172वां प्रश्न है, वह विकल्प चुने जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। ऑप्शन है, खेल कूद, इसमें अधिगम होता है, घर, इसमें भी अधिगम होता है, कक्षा कक्ष, यहाँ भी अधिगम होता है। तो तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। तो जहाँ पर तीनों ऑप्शन दिए रहेंगे वही इसका सही उत्तर है, और ऑप्शन जो है तीनों ऑप्शन हमारे तीनों बिंदु हमारे ऑप्शन 3 में दिया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। 172 का सही उत्तर है ऑप्शन 3।
173 प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, बाह्य अभिप्रेरणा पूछ रहा है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अमन विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है। ये तो नहीं है, क्योंकि यहाँ बच्चा स्वप्रेरित है। नगद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है। सितारा अपने स्व संतोषण के लिए अपने से बड़ों से नियमित तौर पर प्रतिपुष्टि लेती है। अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि एवं अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कुलमित क्रियाकलाप का नियमित रूप से अभ्यास करता है। यहाँ पर ऑप्शन 4 भी जो है वो आंतरिक प्रेरणा से संबंधित ऑप्शन है, इसलिए भी हो गया गलत। वही ऑप्शन 3 में बोल रहा है कि सितारा अपने स्व संतोषण के लिए अपनों से बड़े से नियमित तौर पर प्रतिपुष्टि लेती है। यहाँ पर बच्चा स्व संतोषण यानी अपने अपने के लिए कर रही है, तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा गलत, क्योंकि ये भी आंतरिक प्रेरणा से संबंधित ऑप्शन है। नगद इनाम पाने के लिए रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है। अब यहाँ पर बच्चा को मिलने वाला है नगद इनाम, और नगद इनाम पाने के लिए प्रेरित होकर कार्य कर रहा है, तो यही इसका सही उत्तर है। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन 2। ये बाह्य अभिप्रेरणा से प्रेरित एक उदाहरण है। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। 174 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। एक पैर पर संतुलन करना, एक मटर को उंगलियों से दबाना, किताब के पन्ने पलटना, पेंसिल पकड़ना। ध्यान रखिए यहाँ पर पूछा है स्थूल कौशल, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, एक पैर पर संतुलन करना। जबकि ये जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये सूक्ष्म कौशल के उदाहरण हैं। एक मटर को उंगलियों से दबाना, किताब के पन्ने पलटना, पेंसिल पकड़ना, ये तीनों कार्यों को करने में हमारा उंगलियों का उपयोग होता है, यानी कि ये हैं सूक्ष्म कौशल। प्रश्न 175 है, किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं। ऑप्शन है संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में जीववादी दृष्टिकोण होती है, यानी कि वो अपने भौतिक वातावरण में जो भी चीज़ देखते हैं उसको एक जीव की तरह ट्रीट करते हैं या मानते हैं कि वो भी एक जीव है हमारे तरह, और जो हमारे संवेग हैं, जो हम सब में संवेग हैं, वही उस भौतिक चीज़ में भी होगा, सेम टू सेम संवेग। प्रश्न 176 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है। बहुभाषावाद, एक भाषावाद, पाठ्यक्रम का मानकीकरण, मूल्यांकन का मानकीकरण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषा पर जोर देता है और ये बोलता है कि बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा जो है उसकी मातृभाषा पर होनी चाहिए। प्रश्न 177 है, निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है। ऑप्शन है विविधता को महत्व, गैर पारंपरिक पाठ्यक्रम, प्रमुख समूह की ओर केंद्रीय शिक्षा शास्त्र, मानकीकृत परीक्षण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, विविधता को जो महत्व देगा वही सुविधाहीन और वंचित समूहों के विद्यार्थियों को शामिल करने में मदद करेगा, और जो विविधता को महत्व नहीं देगा वो क्या करेगा, सुविधाहीन और वंचित समूह के विद्यार्थियों को स्कूल से या अधिगम क्षेत्र से बाहर कर देगा। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, विविधता को महत्व। प्रश्न 178 है, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती। ध्यान रखिए, नहीं देती पूछ रहा है सकारात्मक योगदान। तो ऑप्शन है आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या अनुकलन, छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षक, पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार, परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियाँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियाँ। ये सकारात्मक योगदान नहीं देता है, और पूछा है नहीं देता है, तो इसलिए हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, एक शिक्षार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वह सीखने में बेहद उत्साह दिखाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा, ये भी बिल्कुल नहीं करेगा। प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा, ये भी नहीं करेगा। शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा, बिल्कुल सही, यही करेगा बच्चा, क्योंकि वो अधिगम असहाय महसूस कर रहा है, उसको पढ़ने की इच्छा नहीं है, पढ़ना उसको कठिन लगता है, तो वो
गतिविधियों से, शैक्षणिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा, यह अलग कर लेगा और वो पढ़ना छोड़ देगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। प्रश्न 180 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? ऑप्शंस है दौड़ना गलत, चलना गलत, घसीट कर लिखना ये है सही, कूदना ये भी है गलत। दौड़ना, चलना और कूदना में हमारे पैरों का उपयोग होता है, इसलिए ये है स्थूल कौशल। जबकि घसीट कर लिखना में हमारे उंगली का उपयोग होता है, इसलिए है सूक्ष्म कौशल। और ये सूक्ष्म कौशल का उदाहरण पूछा है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, घसीट कर लिखना। प्रश्न 181 है, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का खाली स्थान होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन है गतिशील, लचीला, संरचित, अनम्य, गलत। ऑप्शन 3 है सहानुभूतिपूर्ण, पारदर्शी। ऑप्शन 4 है यांत्रिक, व्यवहारवादी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, गतिशील और लचीला। शिक्षक को गतिशील होना चाहिए, उसको गतिविधि कराने में रुचि लेने वाला होना चाहिए और गतिविधि कराने के लिए वो गतिशीलता जरूरी है। वही शिक्षक को लचीला भी होना चाहिए। लचीला क्यों? क्योंकि आप लचीला रहेंगे तभी भी नए अवधारणाओं को, कौशलों को सीख सकते हैं, और आप जब नए अवधारणाओं और कौशलों को सीखेंगे तभी आप बच्चों को सिखा सकते हैं। तो इसलिए शिक्षक का गतिशील और लचीला होना बहुत जरूरी है। प्रश्न 182 है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है? ऑप्शन है अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार, मतभेदों को पहचानने और सम्मान करें, विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करें, छात्रों में कमियों को पहचानें और उन्हें ठीक करें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, छात्रों में कमियों को पहचानें और उन्हें ठीक करें। ये व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है। प्रश्न 183 है, सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, ये है सही। छात्रों की कमजोरियों को सबके सामने उजागर करना चाहिए, गलत, ऐसा नहीं करना चाहिए शिक्षक को। इन छात्रों को एक अलग संकाय में पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल गलत। अगर आप उनको अलग कक्षा में पढ़ाएंगे, अलग संकाय में पढ़ाएंगे, तब आपका समावेशी शिक्षा का जो सिद्धांत है वो हो गया खत्म। और हमारा शिक्षा शास्त्र बोलता है कि बच्चों को समावेशी माध्यम से पढ़ाना है। सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से यह ऑप्शन भी है गलत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना। प्रश्न 184 है, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियां की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो खाली स्थान को बढ़ावा दे। ऑप्शन है निराशा, अभिसारी उत्तर, अपसारी सोच, मात्रा रटन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, अपसारी सोच। अपसारी सोच जो है वो सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है, अपसारी सोच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। प्रश्न 185 है, छात्रों में भय का भाव अधिगम में काफी सुधार करता है, अधिगम के लिए हानिकारक है, अधिगम के लिए आवश्यक है, अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं डालता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, अधिगम के लिए हानिकारक है। अगला प्रश्न है कथन ए, वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवार से हैं। ये तो सही है, क्योंकि बच्चा जिस परिस्थिति से आता है उसी प्रकार से उसका जीवन यापन का तरीका होता है, और उच्च परिवार और निम्न परिवार वाले बच्चों के रहन सहन में अंतर होता है। बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है। यह बिंदु भी सही है, बचपन में बहुत विविधता होता है। ऑप्शन देखते हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की, क्योंकि हम यहाँ पहले भी देख ले हैं कि दोनों बिंदु जो है सही है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। प्रश्न 187 है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को मूर्त संसाधनों व
बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए। परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के मौके मुहैया कराना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे अभी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है और इस अवस्था में बच्चे जो हैं मूर्त चीज़ों पर कार्य करते हैं, इसलिए ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 188 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मातृभाषा या घर की भाषा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, मातृभाषा या घर की भाषा। शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 कहता है कि बच्चे का शिक्षा मातृभाषा में होना चाहिए, तो इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। प्रश्न 189 है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? ऑप्शन है पढ़ना, गायन, सोच, चलना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित विकार है। प्रश्न 190 है, सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास करना, गलत। बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना, यह है सही। जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना, यह है गलत। ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं है, गलत। हमें बच्चों को ऐसे उदाहरण देना चाहिए जो उसके पूर्व ज्ञान पर संबंधित हो या उसके सामाजिक संदर्भ से संबंधित हो। तो प्रश्न 190 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, बच्चे के विचारों और अनुभवों को जगह देना। प्रश्न 191 है, विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती हैं? ऑप्शन है अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच प्रक्रिया, उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं, अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ, गंभीर संज्ञानात्मक कमियां और तंत्रिका संबंधी विकार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ। प्रश्न 192 है, अभिकथन ए, एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। कारण है व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। ये बिंदु जो है अभिकथन ए, ये सही है। अलग अलग बच्चे अलग अलग उम्र में विकास के अलग अलग प्रतिमान दर्शाते हैं, वही व्यक्तियों में विकास जो है भिन्न भिन्न दरों से होता है, तो ये भी सही है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1। प्रश्न 193 है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है इनाम, सांस्कृतिक उपकरण, स्कीमा, संज्ञानात्मक द्वंद्व। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न 194 है, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है, यही इसका सही उत्तर हो सकता है। चलिए देखते हैं बाकी ऑप्शंस को। स्कूल की भाषा में न बोलने पर उन पर जुर्माना लगाना चाहिए, ये तो गलत है। उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि स्कूल की एक अलग भाषा है और उन्हें अपनी मातृभाषा में बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, ये भी गलत हो गया। उनके माता पिता को घर पर भी स्कूल की भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा जाना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन 1 सही उत्तर है। उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। कौन से भाषा में अभिव्यक्ति कर रहे हैं वो मायने नहीं रखता है, बच्चे का स्कूल में जवाब देना मायने रखता है। प्रश्न 195 है, उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टिबाधिता है एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है आसपास की चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ें, इन विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट दें, ये गलत हो जाएगा। विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए केवल ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करें, ये भी ऑप्शन गलत है। उन्हें स्कूल के एक अलग संकाय में दाखिला दें, ये भी गलत ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, आसपास की चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ें। क्योंकि बच्चा दृष्टिबाधिता से पीड़ित है, तो ये तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन 2, 3, 4 उसके लिए फायदेमंद नहीं होंगे। प्रश्न 196 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है?
ऑप्शन है असंदर्भित पाठ्यक्रम, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के विविध तरीके, विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियां, व्यक्तिगत भिन्नताओं का मान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक असंदर्भित पाठ्यक्रम। प्रश्न 197 है, अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है? अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफी हद तक प्रभावित होते हैं। संवेग एवं अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। सकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। नकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन एक, अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संयोगों से काफी हद तक प्रभावित होते हैं। प्रश्न 198 है, स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि खाली स्थान सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है भागना, चित्र बनाना, निचोड़ना, चलने, पकड़ना, चढ़ने, आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना, ताली बजाने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन एक, भागना, चित्र बनाना। प्रश्न 199 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है सामीकरण, संगठन, समावेश, समायोजन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन एक, सामीकरण। अगला प्रश्न और इस भाग का अंतिम प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में खाली स्थान बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। ऑप्शन है प्रकृतिवादी, भाषाई, अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन चार, अंतःवैयक्तिक। दोस्तों यहाँ पर भाग 2 का 100 प्रश्न हुआ पूरा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वही आपके कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो उसको भी कमेंट में लिख के बताइए। मुझे आपका सुझाव या सवाल पढ़ना अच्छा लगेगा, तो वही आपका सवाल का जवाब देना भी अच्छा लगेगा। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको ये वीडियो तुरंत मिल जाए। वही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उसका भी मदद हो सके। तो चलिए जल्द मिलेंगे भाग 3 में, जिसमें हम फिर देखेंगे 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सिलसिला। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में।